नमस्कार, स्वागत है आपका। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने रुड़की के पिरान कल्यर शरीफ में स्थित प्रसिद्ध विश्व साबिर साहब की दरगाह पर चादर पेश कर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश में मजबूत सरकार बने इसको लेकर दुआ मांगी है। इस दौरान कव्वालों का भी कार्यक्रम किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कव्वालों ने कलाम भी सुनाए हैं। इस दौरान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि आज विश्व प्रसिद्ध साबिर साहब की दरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर चादर पेश की गई है और उनकी जीत को लेकर दुआ मांगी गई। हमने दुआ की है कि साबिर पाक के इस आस्थाने में आए हैं और हमने साफ मन से यहाँ पर दुआ की कि इस वक्त दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, जंग के कगार पर मुल्क खड़े हुए हैं और ऐसे हालातों में मुल्क मजबूत हाथों में होना चाहिए। अगर कोई कमजोर व्यक्ति आ गया तो देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए इस बार मोदी जी एक ऐतिहासिक जीत के साथ एक बार फिर से प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाले ये दुआ मांगी गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब जब हमने यहाँ पर आकर दुआ मांगी है तो वो तमाम दुआएं कबूल हुई हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने चारधाम यात्रा के दौरान हो रही अव्यवस्थाओं पर राज्य सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी करती है, धरातल पर कोई तैयारी सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर नहीं की है और यही वजह है कि श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चारधाम यात्रा को लेकर आपको बताएं कि एक बार फिर से जो है विपक्ष का सरकार पर करारा हमला जो है आरोप सामने आया है, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल की तरफ से अव्यवस्थाओं को लेकर जो है इसे सरकार की जो है गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बताया है। कांग्रेस ने अव्यवस्थाओं पर तमाम तरह के सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार जो है चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं कर पाई, ये सरकार की बड़ी नाकामी है। तो चारधाम यात्रा को लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता एक बार फिर से सरकार पर तमाम सवाल उठाते हुए और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए। पवन, जिस तरीके से चारधाम यात्रा जारी है और ऐसे में अब कांग्रेस को तमाम तरह के जो है आरोप लगाते हुए जो है दिखाई पड़ रही है कांग्रेस अव्यवस्थाओं को लेकर, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल लता, जब भी चारधाम की यात्रा होती है तो जहां एक और सत्ताधारी पार्टी अपनी उपलब्धियां गिनाती है, चारधाम को लेकर के की गई व्यवस्थाओं के बारे में प्रचार प्रसार करती है, तो वहीं विपक्ष का काम है कि सत्ताधारी पार्टी को आईना दिखाना, लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं उन मुद्दों को उठाना, सरकार तक आवाज पहुंचाना और उन समस्याओं का समाधान कराने में विपक्ष की भी भूमिका होती है। विपक्ष भले ही अपनी भूमिका जिस तरह से चुनावी मैदान रहा हो वहां पर कहीं कहीं उनकी कमजोरी जरूर नजर आ रही थी, लेकिन अब चारधाम की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में सत्ताधारी पार्टी को आईना दिखाते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने कई आरोप लगाए हैं कि जिस तरह से जो अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से या जो अन्य माध्यमों से जो दिखाई दे रही हैं, उजागर हो रही हैं कि जो जनसैलाब इस बार चारधाम यात्रा की ओर उमड़ करके उत्तराखंड पहुंच रहा है, वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं न कहीं उन व्यवस्थाओं की कमी है। चाहे भले ही सरकार कितने दावे कर रही हो कि बड़ी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं के लिए जो समुचित व्यवस्थाएं हैं वो बनाई गई हैं, नोडल अफसर तैनात किए गए हैं, सभी यात्रा से संबंधित जिलों में अलग अलग सचिवों की ड्यूटी लगाई गई है और इसके साथ ही अन्य व्यवस्थाएं भी दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा निर्देश दिए गए। लेकिन कांग्रेस अब उस पर सवाल खड़े कर रही है, चाहे वो यमुनोत्री हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे 12 तारीख को सबसे अंत में कपाट खुले हैं बद्रीनाथ धाम के, तो वहां भी जो कपाट खुलते समय भी जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे उनमें कहीं कहीं अव्यवस्थाओं को लेकर के आक्रोश दिखाई दिया।
उसी को उजागर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। बिल्कुल, लगातार जो है कांग्रेस जो है सरकार के खिलाफ आक्रोशित होती दिखाई पड़ रही है। ऐसे में क्या अपने बचाव में बीजेपी की तरफ से कोई बयान सामने आया है क्या? हालांकि लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्या कांग्रेस के बार बार आ रहे वारों पर बीजेपी का कोई बचाव बयान सामने आया? बिल्कुल लता, जहां सत्ताधारी पार्टी अपनी उपलब्धियां गिना रही, विपक्ष उस पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है, लेकिन विपक्ष के सवालों पर भी पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस को मुद्दा विहीन बताते हुए इस तरह की चार धाम जैसी पवित्र यात्रा, जो कि उत्तराखंड की आर्थिकी पूरी तरह से इस यात्रा पर निर्भर करती है, और इस यात्रा पर अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है, उससे कहीं न कहीं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का मनोबल कमजोर होता है। कांग्रेस को जिन मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए उन मुद्दों पर राजनीति न करके अब इन मुद्दों पर राजनीति कर रही है, जिससे कांग्रेस का कोई सरोकार, कोई भी हित नहीं होने वाला है, बल्कि उत्तराखंड का उससे जरूर नुकसान होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है जो व्यवस्थाएं अभी तक सरकार के द्वारा की गई हैं वो बिल्कुल बेहतर व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, पेयजल की हो, चाहे वो सुरक्षा की हो, चाहे वो पार्किंग की हो, चाहे वो परिवहन की हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन को लेकर के हो। वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे यात्रियों की सुख सुविधाओं को देखते हुए जो सरकार के द्वारा प्रबंध किए गए हैं वो बेहतर प्रबंध है। हालांकि कहीं न कहीं भले ही छुटपुट घटनाएं आ जाती हैं, इतनी बड़ी यात्रा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग जब उत्तराखंड के चारों धामों में पहुंच रहे हैं तो बड़े कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोगों को कुछ कहीं न कहीं असुविधा हो सकती है, लेकिन सरकार की मंशा एकदम साफ है कि सरकार अपनी तरफ से कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती है, और बल्कि कांग्रेस इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। देहरादून पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण इलाके में हड़कंप मच गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा है। फायर कर्मी और स्थानीय पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि मामला देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र के ISBT का है, जहां पर गनीमत ये रही कि समय से आग पर काबू पा लिया गया, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। वहीं पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के कारणों के बारे में अभी तक पता नहीं चल सका है। तो पटाखा फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। आपको बता दें दरअसल क्लेमेंट टाउन इलाके में ये आग लगी है। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रहे कि किसी के जानमाल का यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल आग लगने के कारणों का पता अब तक नहीं चल सका है। आगे बढ़ेंगे। पौड़ी में आग से बचने और खाद बनाने के लिए वन विभाग सूखी पत्तियों को एकत्रित कर अब खाद बनाने के प्रयोग में ला रहा है, जिसे सड़कों से वन विभाग की टीम एकत्रित कर वन विभाग की नर्सरी तक पहुंचा रही है। इससे फायदा ये होगा कि सड़कों के इर्द गिर्द पड़ी सूखी चीड़ की पत्तियां समय पर साफ तो होंगी ही, आग की घटनाओं पर काफी हद तक रोक भी लग जाएगी। साथ ही साथ वन विभाग की नर्सरी में इन पत्तियों से खाद भी बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि वन विभाग की नर्सरी में तैयार हो रही पौध के लिए फायदेमंद साबित होगी। दरअसल इस साल आग की घटनाओं से जंगलों में लगाई गई लाखों रुपए की वन संपदा को खासा नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। प्रोजेक्ट ऐसा है कि जैसे मतलब जो है हमारे सड़क है, बटिया है, इस पर जो है हमारे जो अब मई में जो है पिरोल पड़ने लग जाता है और पत्ते झड़ने लग जाते हैं, तो इससे जो है ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं तो आग लगने का खतरा बना रहता है। तो हमारे सर ने जो है इसमें बहुत अच्छा वो किया है कि एक मतलब जो है नर्सरी में, प्रत्येक नर्सरी में जो है इसके जो है चारों तरफ से वो फेंसिंग करके, उसकी नेट की फेंसिंग करके उसके अंदर जो है इन पत्तों को जब इकट्ठा करी है तो उठा के जो है उसके अंदर जो है कि जिससे कि जैविक खाद बने, और ये हमारे को नर्सरी तैयार करने के लिए बहुत अच्छी खाद होगी, और जिससे कि मतलब जो है उसमें जंगल में जब हमारे पौध जाएंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे और जो प्लांटेशन होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल, ये तो निश्चित है कि अगर हमारे पास पौध होंगे उपलब्ध तो जो हमारी पौध छोटे पौध जल जाती है तो उसके स्थान पे हमें जो है जगह मिलेगी, वो उस पर हम जो है पौध रोपण कर सकेंगे। और ये मतलब इस टाइम पे हम जल्दी करेंगे तो मतलब उसको पानी भी अच्छा मिलेगा और जो है हमारे थावले भी अच्छे बनेंगे तो वो पौध जो है जल्दी वृद्धि करेगी। सर कौन कौन सी पौध होंगे सर? जैसे इसमें देवदार हो गया, बांज हो गया, और ये उतीस हो गया,
और ये हमारे पास हरिंज भी बोलते हैं जिसको, वो प्रजाति भी हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे पास पदम है और ये खुमानी है, तो ये भी हम लगा सकते हैं। तो बांज की पत्तियों से वन विभाग जो है खाद बनाएगा। दरअसल ये नई शुरुआत, नई पहल वन विभाग की तरफ से की जा रही है। जंगल की आग को रोकने की ये पहल है और इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि दरअसल इससे आग जो है लग रही है उस पर भी काबू मिलेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मुकेश बछेती मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, इस तरीके से जंगलों की आग को रोकने के लिए अब ये नई पहल की जा रही है, क्या कुछ जानकारी और कितना असर होगा इस पहल का? जी बिल्कुल, आज जिस तरह से जनपद बाड़ी की मैं बात करूं तो लगातार जो जंगल है यहाँ पर होकर जल चुके हैं। अब वन विभाग द्वारा जो पिरूल है और इसके पत्ते उठाने के लिए अब ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में जो वनाग्नि की घटनाएं उन पर अंकुश लगा जा सके। जो हमारे रेंजर पौड़ी हैं उन्होंने कहा है कि जिस तरह से लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसका प्रमुख कारण सूखी पिरूल सामने आ रहा है। इसके साथ ही जो बांज के पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, इनसे आग फैलने की ज्यादा संभावना होती है। इसके मद्देनजर उनके द्वारा अब ग्रामीणों को इन पत्तों को वन विभाग को एकत्रित करके वन विभाग को सौंपने के लिए जागरूक किया जा रहा है और वन विभाग इन पत्तों से खाद बनाएगा, जिससे आगे भविष्य में जब पौधारोपण का कार्य किया जाएगा तो उसमें इस खाद का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से इन पत्तों को इकट्ठा कर खाद बनाने की जो पहल की शुरुआत की जा रही है, लगता है कि मुकेश धरातल पर ये जो प्रक्रिया है वो कामयाब हो पाएगी। हालांकि कोशिश वन विभाग के कर्मचारियों की तरफ से लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल, अगर जो वन विभाग है वो ग्रामीणों को जागरूक करने में सफल होता है तो निश्चित तौर से ये भविष्य के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। इससे कई बातें हैं कि अगर ग्रामीणों को प्रलोभन के तौर पर कुछ रुपए देकर कुछ किलो के हिसाब से वन विभाग इसको खरीदे तो कहीं ना कहीं भविष्य में ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाले, क्योंकि वनाग्नि की प्रमुख कारण जो होता है वो सूखी पिरूल और बांज के सूखे पत्ते होते हैं। अगर इनको संरक्षण करने का काम वन विभाग द्वारा किया जाता है तो आगे भविष्य में वनाग्नि की घटनाओं पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। चलिए, बहुत हद तक जो है इस तरह से प्रक्रिया से जो है वन संपदा को भी जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। उत्तराखंड के 225 विद्यालयों को पीएम श्री योजना के तहत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित कर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। केंद्र पोषित योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत इन स्कूलों को विकसित करने को लेकर प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत इन स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। बाल वाटिकाओं के भी बेहतर तरीके से संचालन करने की रूपरेखा पर काम हो रहा है। स्कूल हमारे जो चयनित हुए हैं तो पीएमसी जो विद्यालय हैं वो नई शिक्षा नीति की जो उद्देश्य लक्ष्य हैं उन्हीं को लेकर के हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो 225 हमारे स्कूल हैं, एक तो उसको हम लोग बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा SCF बनना था, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, वो हमने बना लिया है और जो बाल वाटिकाएँ हैं वो हमारी संचालित हो रही हैं। इसको चूँकि फेज वाइज इसको इम्प्लीमेंट करना है तो अलग अलग चरणों में जो टाइम बाउंड कार्यक्रम है उसको हम लोग लागू कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं और 10वीं के परीक्षा फल घोषित होने के बाद छात्र छात्राओं और क्षेत्र में हर्ष का माहौल दिखाई पड़ रहा है। जहां उत्तराखंड में टॉपर आए छात्र छात्राओं को बधाई देने वालों का सिलसिला जोरों पर है, तो वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 12वीं की छात्रा ने 99.2% अंक हासिल कर उत्तराखंड में दूसरा स्थान बनाया है। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। वहीं रुद्रपुर की छात्रा अनुष्का प्रीतम ने 12वीं में 99.2% अंक हासिल किए। अनुष्का प्रीतम कॉमर्स की छात्रा हैं। अनुष्का ने हाई स्कूल में 99.4% अंक हासिल कर स्टेट में दूसरा स्थान हासिल किया था। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब 10th में भी आया था, 12th में भी आया है, तो डबल खुशी का माहौल है। अच्छा लग रहा है बहुत। मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपनी मम्मी और पापा को दूंगी, उसके बाद मेरे टीचर्स को दूंगी, स्पेशली मिस्टर रंधावा को दूंगी। उन्होंने बहुत मेहनत की है और मेरे मम्मी पापा ने भी, मैंने भी बहुत मेहनत की है इसलिए आए हैं। ऐसे कोई फिक्स रूटीन नहीं रहता है, जिससे मतलब टास्क बेस्ड रहता है। इस दिन मुझे ये करना है तो उस हिसाब से मेरे घंटे पढ़ने के घंटे भी बदल जाते हैं। कभी कोई टास्क 2 घंटे में हो जाएगा, कभी 6 घंटे में हो जाएगा। कॉमर्स मतलब सबसे बेस्ट अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स लगता है। आगे चल के मेरा एम तो DU से ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद मैं कॉमर्स में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। पहला प्रेफरेंस मेरा CA ही है। उसके बाद अगर
समथिंग गोज रॉन्ग फिर मैं दूसरे ऑप्शन में भी ट्राई करूँगी। हम भी MBA है, लेकिन अभी वो हाउस वाइफ है और मेरे पापा डॉक्टर हैं। अनुष्का प्रीतम जो बच्ची है हमारी, उसने स्टेट में सेकंड टॉप किया है और उसके 99.2% मार्क्स आए हैं। और इस बच्ची ने 10th में भी टॉप किया था, जब ये थी तब भी इसने स्टेट टॉप किया था। और ये आगे क्लैट की तैयारी कर रही है, लॉ में जाना चाहती है। और इसके लास्ट में 2-3 महीने बहुत मेहनत की, क्योंकि ये लॉ की तैयारी कर रही थी उससे पहले क्लैट के लिए। और बहुत होनहार बच्ची है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत इनका जो उत्तराखंड में CBSE बोर्ड की परीक्षा में बेटियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। रुड़की की छात्रा सौम्या चौहान ने इंटरमीडिएट कक्षा में 99.5% अंक लाकर उत्तराखंड के देहरादून रीजन को टॉप किया है। इस दौरान सौम्या चौहान के टॉपर होने पर जहां सौम्या के परिजनों में खुशी की लहर है, तो वहीं स्कूल स्टाफ में भी उत्साह का माहौल है। विद्यालय के छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सौम्या चौहान ने बताया कि उन्होंने कड़ी मेहनत कर ये मुकाम हासिल किया है। अब वो पत्रकारिता को अपना पेशा बनाएंगी ताकि समाज के लिए वो कुछ कर सकें। इस दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश देवरानी ने बताया कि आज ये ऐतिहासिक दिन है। सौम्या ने न केवल विद्यालय बल्कि उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया। आज बड़े गर्व की बात है कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। सभी बेटियों ने बेहतर परिणाम इस परीक्षा में दिए हैं, जो कि एक बड़ी मिसाल है। मैं सौम्या चौहान हूँ। मेरे 597 आउट ऑफ 600 मार्क्स हैं और इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स और अपने खुद के हार्डवर्क को देना चाहूँगी। कितना परसेंटेज आपको? 99.5। कितनी मेहनत करनी पड़ी इसको लेकर? इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या आपका शेड्यूल रहता है? मेहनत तो बहुत रहती थी। हर दिन मैं स्कूल आती थी, घर पे जाके फिर सेल्फ स्टडी भी करती थी और एग्जाम के बाद तो बहुत रात तक जग के पढ़ाई करी है। तो मेहनत तो है बहुत लगती है। शेड्यूल क्या रहता था आपका? शेड्यूल मेरा सुबह मैं स्कूल जाती थी, 2-3 बजे तक स्कूल से घर आती थी। फिर शाम को थोड़ा सा खेलना वगैरह ये सब, और फिर शाम को खाने के बाद मैं यूजुअली पढ़ा करती थी रात तक। बेटियां तो किसी से कम है ही नहीं, और ये सोचना भी बहुत गलत बात है कि बेटियां कम हैं। और जो उसने आज जो भी रिजल्ट उसको मिला है अच्छा है, वो उसकी सब मेहनत का नतीजा है, उसकी खुद की मेहनत का नतीजा है। बहुत मेहनत की थी मेरी बच्ची ने, मतलब 95% तक तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या रिजल्ट रहा है मैडम? 9.5। अभी देखिए सबका कोऑर्डिनेशन रहता है। अकेले पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते, अकेला स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता और अकेला स्कूल मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकता। आगे तो जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, वो जर्नलिज्म करेगी। सबसे पहले तो विद्यालय के शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा जो है परीक्षा फल प्रस्तुत किया। सौम्या चौहान जैसा भी उसका नाम है वैसा ही उसका व्यवहार है सौम्य, वो उसको भी बधाई देना चाहता हूँ। उनके अभिभावकों को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमेशा उसका मार्गदर्शन किया। और बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हमारा सौम्या चौहान ने हमारे विद्यालय का नाम पूरे देहरादून रीजन में टॉपर बन के प्रूव किया है, सिद्ध किया है। अन्य और हमारे विद्यालय में 10 से अभी पूरा रिजल्ट कंपाइल हो रहा है, 10 से 15 बच्चे जिनके 90% से ऊपर अंक आए हैं, बाकी 80% 70% इस तरह से नीचे की ओर। हरिद्वार में विवादित धर्म संसद के आयोजक रहे महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरी दिसंबर महीने में एक बार फिर से धर्म संसद का आयोजन करने जा रहे हैं। हरिद्वार के मालवीय घाट पर पूजा अर्चना करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यति नरसिंहानंद ने जानकारी दी है कि दिसंबर महीने में गाजियाबाद स्थित डासना पीठ पर एक बार फिर से 17 से 21 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए देश भर के बड़े बड़े साधु संतों, धर्माधिकारियों और हिंदू चिंतकों को बुलाया जा रहा है। यति नरसिंहानंद ने कहा कि हरिद्वार में हुई धर्म संसद के दौरान भी हिंदुओं की घटती आबादी का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल में डाल दिया गया। जबकि आज यही बात देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है, ये बड़ी चिंता की बात है। सभी हिंदुओं की एकजुटता के लिए धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। विश्व धर्म संसद और धर्म संसद, देखिए हमने जो धर्म संसद में बातें कही थी, आप मीडिया के लोग इसके गवाह हैं। वही बातें आज भारत के प्रधानमंत्री अपने सार्वजनिक मंचों से कर रहे हैं। इसका मतलब हमने तो गलत बोला ही नहीं था, हमने तो बिल्कुल सही बोला था। हमें तो केवल गुंडागर्दी के तहत जेल में डाला गया था ताकि हम सच ना बोल सके। देखिए सर्वे की रिपोर्ट अधूरी है, ये आंकड़े इससे भी बहुत ज्यादा भयानक है। ये सर्वे की रिपोर्ट तो 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित है। उसके बाद जनगणना करवाई नहीं गई है। अगर जनगणना आज की हो तो मुसलमानों की आबादी लगभग 30% होने वाली है यहाँ।
और ये आंकड़ा बहुत ही भयानक है। सरकार असली आंकड़े नहीं दिखा रही अभी भी, वो कुछ तो बता रहे हैं लेकिन अभी भी असली आंकड़े नहीं दिखा रहे हैं। स्थिति भारत की बहुत ही भयानक है। आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, ये हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी है और जिस तरह से इसे मुसलमानों ने घेरा है, पूरे देश को इसी तरह से घेरा जा रहा है। क्या कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, हम तो विश्व धर्म संसद करके दुनिया को इसके बारे में अवेयर करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया से अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु और बुद्धिजीवी विश्व धर्म संसद में आने वाले हैं और हम लोग मिलकर इस वैचारिक लड़ाई को लड़ेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।